नमस्कार दोस्तों, एपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ लिया था कंप्लीट। आज हम अपनी 12th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रासायनिक बलगतिकी। ये क्रम से चौथे नंबर का चैप्टर है, चौथे, ठीक है। और इसमें ये 4 अंक का है। कितने अंक का है? 4 अंक। मतलब 12th बोर्ड में इस चैप्टर से संबंधित 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसको हम आज पढ़ने वाले हैं, रासायनिक बलगतिकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं। रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं इसको केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, रासायनिक बलगतिकी, ठीक है। तो देखिए हमारी केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा विस्तार है। इसको छोटी छोटी शाखाओं में बांटा गया है, ब्रांचों में, शाखाओं में, ठीक है। तो रासायनिक बलगतिकी केमिस्ट्री की ब्रांच है, शाखा है, ठीक है। अब कौन सी शाखा है? कि केमिस्ट्री की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अवक्रिया का वेग, ठीक है, किसका? अवक्रिया वेग। देखो, अवक्रिया वेग पहली चीज। दूसरा है वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा अवक्रिया की क्रियाविधि। का अध्ययन करेंगे। मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अवक्रिया का वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अवक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। क्या कहलाएगी? रासायनिक बलगतिकी, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अवक्रिया का वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक एवं अवक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, उसे हम केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी कहेंगे। अब देखिए इसमें हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, वेग के आधार पर अवक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। अवक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार किसके आधार पर? वेग के आधार पर। स्पीड मतलब कितनी तेजी से, कितने गति से अभिक्रियाएं हो रही हैं, इस आधार पर हम इन्हें 3 भागों में बांट सकते हैं। पहली है त्वरित या तीव्र गति अभिक्रियाएं, दूसरी है अपनी मंद गति, अति मंद गति अभिक्रिया, और तीसरी आती है अपनी मंद गति अभिक्रिया। 3 भागों में इनको हम बांट सकते हैं, ठीक है, वेग के आधार पर कि कोई रासायनिक अभिक्रिया कितनी स्पीड से संपन्न हो रही है, इस आधार पर हम अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटेंगे। अब पहली है त्वरित अभिक्रिया। त्वरित अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जो बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड रहती है इनकी और बहुत कम समय में ये अभिक्रियाएं पूर्ण हो जाती है। मतलब इनको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, ऐसी अभिक्रियाएं त्वरित या तीव्र गति अभिक्रियाएं कहलाते हैं। इनकी जो गति है, इनका जो वेग है वो बहुत फास्ट रहता है, बहुत तेज रहता है। इनमें उदाहरण आते हैं अपने आयनिक रिएक्शन, जितनी भी आयनिक या अम्ल क्षार अभिक्रिया वो इस श्रेणी में आती हैं। आयनिक अभिक्रियाओं में जैसे AgNO3 प्लस NaCl इज इक्वल टू NaNO3 प्लस AgCl,
ठीक है। अब इसमें देखो ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, मतलब ये आयनिक रिएक्शन है, इसमें आयन भाग ले रहे हैं, आयन भाग ले रहे हैं और बहुत फास्ट होती है। जैसे ही हम अभिकारकों को मिलाएंगे तुरंत उत्पाद बन के तैयार हो जाएंगे, मतलब बहुत क्षणिक होती है अभिक्रिया, क्षण में भी संपन्न हो जाती है, अर्थात इतनी तीव्र गति होती है कि इनकी गति का अध्ययन हम नहीं कर सकते, बहुत फास्ट होती है। ठीक है, जैसे ही हमने अभिकारक मिलाए उत्पाद बन के तैयार, तो हम अभिक्रियाओं की गति का अध्ययन नहीं कर सकते। दूसरी है अति मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया ये इतनी धीमी गति से होती है, बहुत ज्यादा धीमी होती है कि इनको पूर्ण होने में बहुत सारा समय, यानी कि कई वर्ष लग जाते हैं इनको पूर्ण होने में, कई घंटे या कई वर्ष लग जाते हैं। अतः इनकी गति का भी अध्ययन हम नहीं कर सकते। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो बहुत मंद गति से संपन्न होती हैं तथा जिनको पूर्ण होने में कई महीने कई वर्ष लग जाते हैं, वो कहलाती है अति मंद अभिक्रियाएं। इनमें आती है जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। अब देखो लोहे पर जंग एक दिन में नहीं लगती, ठीक है, बहुत सारा समय लोहे पर जंग लगने में लगता है, तो बहुत धीमी गति से अभिक्रियाएं होती हैं। दूसरी, कमरे के ताप पर जल का वाष्पीकरण, कमरे के ताप पर जल का वाष्पीकरण, अर्थात अगर हम किसी पात्र में, कमरे में हम पानी रख दें तो उसके वाष्पीकरण का अगर अध्ययन करें तो वाष्पीकरण तो होगा लेकिन बहुत धीमी गति से होगा और हमें दिखाई नहीं देगा कि वाष्पीकरण हो रहा है, इतनी मंद गति होगी उसकी, ठीक है, जिसका अध्ययन हम नहीं कर सकते। तीसरा आता है अपना जैसे कोयले का हीरे में बदलना। हम जानते हैं, हमने 11th में पढ़ा है कि कोयला हीरे में चेंज होता है धीरे धीरे, एक अपर रूप दूसरे अपर रूप में चेंज होता है, लेकिन उसमें कई लाखों वर्ष लग जाते हैं, जिस बहुत मंद गति से होता है। तो ये आते हैं अति मंद अभिक्रियाएं, इनका अध्ययन भी हम नहीं कर सकते। तीसरी अभिक्रिया आती है मंद गति या मध्यम गति अभिक्रियाएं। ये ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो ना तो बहुत ज्यादा तीव्र गति से होती हैं ना बहुत मंद गति से होती हैं, मतलब एक बीच की स्पीड होती है इनकी, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, ठीक है। और इन अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में कुछ मिनट या कुछ घंटे लगते हैं, अतः इन अभिक्रियाओं का अध्ययन हम कर सकते हैं। और जितनी भी अणुओं के मध्य होने वाली अभिक्रिया यानी कि आणविक अभिक्रिया हैं वो इस श्रेणी में आती है। कौन सी अभिक्रिया है? आणविक अभिक्रिया। जैसे N2 + 3H2 = 2NH3, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एस्टर का जल अपघटन करें CH3C2H5 + H2 एस्टर है, एस्टर का अगर जल अपघटन करेंगे तो अम्ल और क्षार बनेंगे, जैसे CH3COH और C2H5OH, सॉरी अम्ल और एल्कोहल बनेंगे। एस्टर के जल अपघटन से अम्ल और एल्कोहल बनेंगे। तो ये अभिक्रिया ना बहुत ज्यादा फास्ट होती है ना बहुत ज्यादा धीमी होती है, एक प्रॉपरली स्पीड होती है, इनकी मध्यम गति अभिक्रिया इनको हम कह सकते हैं। और ये बेसिकली आणविक अभिक्रियाएं होती हैं, अणुओं के मध्य होने वाली अभिक्रियाएं, और इनका अध्ययन हम कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो स्पीड है वो गणना योग्य होती है, हम उसकी गणना कर सकते हैं। बाकी की इन तीनों में अगर हम देखें त्वरित और अतिमंद और मंद, इनमें त्वरित इतनी फास्ट होती है उसका भी अध्ययन हम नहीं कर सकते, अतिमंद बहुत कम गति से होती है उसका भी अध्ययन हम नहीं कर सकते। तो रासायनिक बलगतिकी में केवल इन मंद गति अभिक्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं, अगला है हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि देखिए अभिक्रिया का वेग का अध्ययन हम यहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये हमने अभिक्रिया के प्रकार देखे हैं वेग के आधार पर, अब हम वेग का अध्ययन करेंगे। अभिक्रिया वेग, गति या वेग, अभिक्रिया वेग।
देखिए अवक्रिया वेग या अवक्रिया की दर या अवक्रिया की गति एक ही बात है। अब देखो वैसे हमने गति और वेग पढ़े हैं नॉर्मली, जैसे कोई व्यक्ति 5 मिनट में 200 मीटर की दूरी तय करता है, 5 मिनट में 200 मीटर की, तो हम उसकी चाल कैसे निकालेंगे? दूरी बटे समय। क्योंकि कोई व्यक्ति या वस्तु वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और उसकी दूरी में परिवर्तन होता है, तो हम दूरी में परिवर्तन का समय परिवर्तन का भाग देकर उसकी चाल निकाल लेते हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन अब अवक्रिया में क्या होता है? अवक्रिया में होता है जैसे ये कोई अभिकारक है और इससे बी प्रोडक्ट बन गया, उत्पाद बन गया, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ए बी में बदलेगा, ए किस में बदलेगा? बी में, यानी कि ए की जो सांद्रता है वो कम होगी क्योंकि वो किस में बदल रहा है? बी में, और बी की सांद्रता बढ़ेगी, ठीक है। ए बी में बदल रहा है तो इसका मतलब ए की सांद्रता घटेगी समय के साथ साथ और बी की सांद्रता बढ़ेगी, अर्थात अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन होता है समय के साथ साथ। तो हम अभिक्रिया वेग भी इसी आधार पर निकालते हैं। उसमें हम किसी अभिक्रिया में हम अभिकारकों और उत्पादों की जो सांद्रता परिवर्तन है अगर उसका अध्ययन समय के सापेक्ष कर लें तो उसी को हम अभिक्रिया वेग कहते हैं। तो मैं अभिक्रिया वेग की डेफिनेशन बता रहा हूं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में इकाई समय में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया वेग कहलाता है। यदि यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता इकाई समय में होने वाला जो परिवर्तन है वो अभिक्रिया वेग कहलाता है, ठीक है। तो देखो अभिक्रिया वेग होता है इकाई समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। अब देखो अभिक्रिया वेग का सूत्र क्या बन जाएगा? अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। जैसे सामान्य वेग या चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय, मतलब दूरी में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। उसी प्रकार अभिक्रिया वेग का मतलब क्या होता है? किसमें? सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता में परिवर्तन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो इसका मतलब क्या है? सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अब देखो सांद्रता परिवर्तन हम दोनों का देख सकते हैं। अभिकारकों का भी सांद्रता परिवर्तन होता है, अभिकारकों की सांद्रता घटती है और उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है। तो हम अभिक्रिया वेग दोनों की सांद्रता परिवर्तन से निकाल सकते हैं। हम अभिकारकों की सांद्रता परिवर्तन का अध्ययन करके भी अभिक्रिया वेग निकाल सकते हैं और हम उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन का अध्ययन करके भी अभिक्रिया वेग निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने ऑब्लिक करके दोनों लिखा है, अभिकारकों व उत्पादकों की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, ये अभिक्रिया वेग होता है। अब अभिक्रिया वेग का अगर हम इकाई यानी कि यूनिट जिसमें इसको मापेंगे वो निकालने का प्रयास करते हैं तो देखो अभिक्रिया वेग होता है सांद्रता बटे समय, सांद्रता में परिवर्तन यानी कि एक तरह से सांद्रता, समय में परिवर्तन यानी कि समय। अब देखो सांद्रता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर और समय की इकाई होती है सेकंड। अब इस सेकंड को जब हम ऊपर ले जाएंगे ये इनवर्स में हो जाएगा, तो मोल की घात 1, लीटर की घात -1 और सेकंड की घात -1, ये इकाई होगी किसकी? अभिक्रिया